हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा चल रही थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने रैंक स्पेस, नल स्पेस अब तक कर लिया है और सिल्वेस्टर लॉ और फंडामेंटल थ्योरम की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्वेस्टर लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, और आज आपका ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। देखो अब हमारे पास क्या है। फर्स्ट एग्जांपल में, फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r स्क्वायर टू r क्यूब such that t of x1 x2 is equals to x1 minus x2 comma x2 minus x1 comma minus x1. Find a basis and dimension of its range space and its null space. Also verify that rank t plus nullity t is equals to dimension of r square. आपको भाई एक तो रेंज स्पेस, नल स्पेस की डायमेंशन निकालनी है और सिल्वेस्टर लॉ को वेरीफाई करना है। ये एग्जांपल आज वाले मैं थोड़ा नोटबुक पे बता देती हूँ एक बार। देखो हमें मैपिंग कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, t फ्रॉम r स्क्वायर टू r क्यूब। ठीक है, किस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, t ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 माइनस x1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल स्पेस के लिए काम करते हैं। नल स्पेस पहले देखो हमारे पास होता क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। मतलब u बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट t ऑफ u इज इक्वल्स टू 0। डोमेन के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जिनकी इमेज अंडर t 0 के इक्वल है। तो हमने पहले कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया r स्क्वायर से, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया r स्क्वायर से नहीं, नल स्पेस से, नल स्पेस से लिया। इसका मतलब इसकी इमेज अंडर टी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। अब ये u कहाँ से आया हुआ, आर स्क्वायर से भी आया हुआ है, तो 2 टपल टाइप का एलिमेंट होगा। हमने मान लिया कि u कैसा दिखाई देता है, x1, x2 टाइप का। इसका मतलब t ऑफ x1, x2 मेरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और वो है किसके इक्वल, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कैसे वाली है, इमेज है ये 0, और इमेज के एलिमेंट कैसे हैं, 3 टप्पल वाले एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये 0 कैसी है, 3 टप्पल वाली 0 है। अब दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट नल स्पेस का उठाया, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो रहा है कि नल स्पेस के अंदर 0 के अलावा कुछ है ही नहीं, सिंगलटन 0 है। इसका मतलब नल स्पेस एक तरह से 0 स्पेस बन गया। अगर नल स्पेस 0 स्पेस है तो 0 स्पेस किससे डायमेंशन कितनी होती है, 0 स्पेस की 0 होती है। तो इसका मतलब नल स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और वो जनरेट भी किससे होता है, बेसिस भी क्या होता है इसका, 0 0 0, या एम्प्टी सेट होता है उसका। ठीक है, 0 स्पेस का जो बेसिस होता है वो होता है एम्प्टी सेट। अब नल स्पेस की मेरे पास डायमेंशन आ गया, अब मुझे क्या करना है, रेंज स्पेस के लिए काम करना है। अब देखो रेंज स्पेस मेरा होता किसके इक्वल है, v बिलोंग्स टू r क्यूब। कोडोमेन के एलिमेंट की कलेक्शन होती है, कैसे एलिमेंट, सच दैट t ऑफ u इज इक्वल्स टू v फॉर सम u बिलोंग्स टू, यहाँ r स्क्वायर है तो r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया रेंज स्पेस से। मतलब ये कैसा दिखाई देगा, t ऑफ u इज इक्वल्स टू v के इक्वल होगा। u मेरा r स्क्वायर से आया हुआ है, तो u कैसा ले सकते हैं हम, x1, x2 टाइप का। ठीक है, एक बार साथ साथ मैं देख लेती हूँ। ठीक है, रेंज स्पेस के लिए हम काम कर रहे हैं ना। अब देखो ये मेरा r स्क्वायर से आया हुआ, ठीक है, r स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, E1 E2 मीन्स 1 0 0 1। ठीक है, अब अगर ये r स्क्वायर से आया हुआ है, ये स्टेप्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही ही फॉलो होंगे आपके। रेंज स्पेस के लिए कैसे काम करना है, नल स्पेस के लिए कैसे काम करना है। अब डोमेन से आया हुआ ये एलिमेंट, तो डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो x1, x2 को आप कैसे लिख सकते हो, a
1,0 प्लस बी 0,1। अब सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू निकालोगे तो ए की आ जाएगी x1 और बी की क्या आ जाएगी x2 आ जाएगी। जब भी आप स्टैंडर्ड बेसिस में कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो तो वही के वही एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोनों तरफ t अप्लाई कर सकते हैं हम। t ऑफ x1, x2, x1 स्केलर है बाहर आ जाएगा, t ऑफ 1 0 प्लस x2 फिर स्केलर है ये बाहर आ जाएगा 0,1। t ऑफ 1 0 इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल आएगा 1 -1 -1, वैल्यू पुट कर दो x1 1 -1 -1 प्लस x2 t ऑफ 0 1 किसके इक्वल आएगा -1 1 0 -1 1 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट हमारा किसके इक्वल था v के इक्वल था। रेंज स्पेस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देखो रेंज स्पेस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब ये वाला जो सेट है 1 -1 -1 -1 1 0, इस सेट ने क्या कर दिया स्पैन कर दिया किसको RT को, ठीक है। अब RT का स्पैनिंग सेट मेरे पास आ चुका है, बेसिस निकाल सकती हूँ मैं, क्योंकि RT की डायमेंशन क्या होगी या तो इस सेट की इक्वल होगी या इससे कम होगी। अब मेरा काम क्या रह गया, स्पैन तो इसने कर दिया, LI चेक कर लेती हूँ। दो एलिमेंट है, देखो जब भी दो एलिमेंट को आपको चेक करना हो तो कैसे सबसे इजी मेथड क्या होता है, अगर एक एलिमेंट दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो LD होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये दोनों LI हैं। तो इसका मतलब यही सेट क्या बन गया, बेसिस बन गया किसके लिए RT के लिए। RT के लिए बेसिस बन गया तो RT की डायमेंशन क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। RT का बेसिस भी आ गया, डायमेंशन भी आ गई। अब मुझे चेक करना है क्या सिल्वेस्टर लॉ को फॉलो कर रहा है ये। NT मेरा 0 है, RT मेरा किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, और डोमेन की लेफ्ट साइड मतलब 2 के इक्वल आ गई। डोमेन की डायमेंशन हमारे पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, राइट साइड 2 के इक्वल आ गई, दोनों इक्वल आ गई ना साइड। यही तो होता है NT प्लस RT प्लस डायमेंशन इज इक्वल्स टू डायमेंशन U। सेटिस्फाई हो गया, मतलब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने सिल्वेस्टर लॉ को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। हर एक में आपको इस तरह से ही करना है। नल स्पेस की जब भी डायमेंशन निकालने की बात होगी, अगर आपके पास जनरल फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेजेंट है तो ये प्रोसेस आपका रहेगा। आर्बिट्रेरी एलिमेंट नल स्पेस से उठाओ, उसको 0 के इक्वल रख रुक के वो चेक करो, बेसिस निकालना है। रेंज स्पेस में भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ, इस तरह से काम होगा। लेकिन अगर आपके पास जनरल फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहला काम ही आपका यही होगा जनरल फॉर्म को फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R³ to R³ whose range space is spanned by the vectors this। अब रेंज स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स दिस का क्या मीनिंग है, मतलब रेंज स्पेस के अंदर कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है कि अगर हमें डोमेन के ही बेसिस की इमेजेस अगर मिल जाएं तो हमारे लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना ईजी है। तो हमने क्या मान लिया, डोमेन R3 है तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 होगा। बेसिस तो हमारे पास आ गया, लेकिन इमेजेस हमारे पास 2 आई हुई हैं, लेकिन इमेज की डायमेंशन कितनी है 3, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट भी चाहिए। तो हमने इस तरह से एज्यूम किया कि जो स्टैंडर्ड बेसिस हमने डोमेन का माना कि उसके एक एलिमेंट की इमेज ये है, दूसरे एलिमेंट की इमेज ये है, थर्ड एलिमेंट की इमेज की प्रॉब्लम आ रही है हमारी। तो हमने पिछले में क्या पढ़ा था चैप्टर में, जब भी आपके पास किसी एक एलिमेंट की इमेज मिसिंग हो तो सबसे इजी मेथड क्या होता है, उसकी इमेज को 0 0 0 ले लो, 0 वेक्टर के इक्वल ले लो। तो हमने क्या मान लिया, E1 की इमेज ये मान ली, E2 की इमेज ये मान ली और E3 की इमेज ये मान ली, 0 0 0। बस ध्यान ये रखना, ये हम तभी मान पाए क्योंकि ये रेंज स्पेस इससे स्पैन हो रहा था। रेंज स्पेस में वही एलिमेंट जाते हैं जो किसी न किसी की इमेज होते हैं, ठीक है। तो ये इमेज है, तभी हम इनको इमेज मान पाए हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया ना डोमेन के बेसिस के इमेजेस आ गई हैं। अब आपका काम इजी है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही, अपना पिछले पैटर्न से खुद एक बार ट्राई कर लेना, पिछले वाले चैप्टर जैसा ही बन चुका है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ T फ्रॉम R4 to R³ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय T ऑफ E1 इज इक्वल्स टू दिस, T ऑफ E2 इज इक्वल्स टू दिस,
ये सारा हमें दिया हुआ है, हमें सिल्वेस्टर लॉ को वेरीफाई करना है। देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, R4 से R3 तक। हमें दिया क्या क्या हुआ, T ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 1 1 1, T ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1, T ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1 0 0, T ऑफ E4 इज इक्वल्स टू 1 0 1। देखो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल फॉर्म प्रेजेंट है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर जनरल फॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो पहले तो जनरल फॉर्म लेके आओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। उसके लिए हम कैसे करते थे, डोमेन से हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते थे। हमने उठा लिया यहाँ से x1 x2 x3 x4, ठीक है। अब डोमेन का एलिमेंट है तो डोमेन के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, और डोमेन के बेसिस क्या स्टैंडर्ड है, तो जो स्केलर आएंगे वो यही के यही एलिमेंट आ जाएंगे, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3 प्लस x4 e4, दोनों तरफ t अप्लाई कर दो। t ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, ये स्केलर हैं बाहर रहेंगे, t ऑफ e1 x2 t ऑफ e2 प्लस x3 t ऑफ e3 प्लस x4 t ऑफ e4, इन सब की वैल्यू प्रेजेंट है, पुट कर दो। x1 1 1 1 प्लस x2 1 माइनस 1 1 प्लस x3 1 0 0 प्लस x4 1 0 1, क्या बनेगा ये, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सेकेंड एलिमेंट बनेगा x1 माइनस x2, थर्ड बनेगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x4। ये हमारे पास आ गई है जनरल फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब मेरा काम क्या है, नल स्पेस और रेंज स्पेस की डायमेंशन निकालना। अब देखो पहले नल स्पेस की बात करते हैं। आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया हमने नल स्पेस से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया तो उसकी इमेज अंडर टी किसके इक्वल जाएगी, 0 के इक्वल, मतलब टी ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ये मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये है किसके इक्वल, मतलब ये वाला एलिमेंट लिख देते हैं, चलो दोबारा से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कोमा x1 माइनस x2 कोमा x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0। 0 कैसी होगी, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, R3 है, मतलब 3 टप्पल वाली 0, तो पुट कर दो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू 0 के इक्वल है। अब इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास 0। अब मेरे पास रिलेशन क्या बचा हुआ है, x1 इज इक्वल्स टू x2, और इधर से x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 की x2 की फॉर्म में, या x2 की x1 की फॉर्म में लिख दो, x1 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0, x4 की भी इसी फॉर्म में निकाल लेते हैं, x4 इज इक्वल्स टू माइनस 2x1। मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि x2 भी x1 पे डिपेंड कर रहा है, x4 भी x1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फ्री वेरिएबल कितने हो गए, एक ही हो गया ना, x1। तो मेरे पास नल स्पेस कैसा दिखाई देगा, x1 x3 मेरा 0 हो चुका है, और ये -2x1, और x1 कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है। जितने फ्री वेरिएबल हमारे पास आते हैं ना, उतनी ही उस स्पेस की डायमेंशन चली जाती है। अगर मैं यहाँ पे x1 को वैल्यू दूँ, मेरे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसका मतलब फ्री कौन है, x1। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हो गए, 1, तो एंटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार कि एंटी की डायमेंशन 1 है कि नहीं है। देखो 1 है, एंटी की डायमेंशन तो मेरे पास आ गई। अब सारा काम किस लिए करना है, रेंज स्पेस के लिए।
अब देखो ये सारे एलिमेंट किसके हैं, रेंज स्पेस के ही एलिमेंट हैं। अब ये स्पैन तो कर देंगे, हमें पता है। अब चेक करना है क्या ये एलआई है कि नहीं है। अब रेंज स्पेस देखो, कोडोमेन का सब स्पेस होता है ना, कोडोमेन क्या है, आर क्यूब की डायमेंशन 3 है। इसका मतलब सब स्पेस की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन से कभी भी, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कभी भी क्रॉस करके आगे नहीं जाती। तो इसका मतलब जो रेंज स्पेस की डायमेंशन है लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R3 होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। अब मेरा काम क्या है, इसको लिखो मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 0 0 1 0 1। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, R2 माइनस R1, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1, R3 implies R3 minus R1, R4 implies R4 minus R1। सारे ऑपरेशन हमने लगा दिए, क्या आएगा 1 1 1 0 ये आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प से कोई एक ज़ीरो बन जाएगा, इसको ज़ीरो बना दो। अब और तो कुछ ज़ीरो बन ही नहीं सकता हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब कितनी नॉन ज़ीरो रोज आ गई, 3 आ गई नॉन ज़ीरो रोज। तो रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैट्रिक्स वाला मेथड यूज़ किया यहाँ मैंने। रेंज स्पेस की डायमेंशन 3 है, नल स्पेस की 1 है। सिल्वेस्टर लॉ क्या कहता है, इन दोनों की डायमेंशन का सम डोमेन के डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए। इनका सम कितना है 4, डोमेन की डायमेंशन कितनी है 4। मतलब सिल्वेस्टर लॉ वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर आर, लेट एम इज इक्वल्स टू दिस। मैप अब हमें जनरल फॉर्म में इस तरह से इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब जनरल फॉर्म हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डिफाइन कर दिया। अब हमें रेंज स्पेस और नल स्पेस का बेसिस भी निकालना है और डायमेंशन निकालनी है। अब देखो ये चीज़ भी आपने नहीं पढ़ी होगी कि डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये सेट कैसा है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का सेट है। तो जितने क्रॉस जितनी मैट्रिसेस वाला स्पेस होता है ना, उसकी डायमेंशन भी कितनी हो जाती है 2 × 2 4 है इसकी डायमेंशन, और इसकी भी कितनी है 4 है। अब इसकी डायमेंशन 4 है तो इसके बेसिस में 4 एलिमेंट हो गए। मैट्रिक्स टाइप में बेसिस कैसे आते हैं, हर एक एलिमेंट हर एक पोजीशन में एक एक बार 1 आता जाता है, बाकी सारे प्लेसेस पे 0 रहता है। एक बार यहाँ 1 आया बाकी सारे 0 हो गए, यहाँ 1 आया बाकी 0 हो गए, यहाँ 1 आया बाकी 0 हो गए, यहाँ 1 आया बाकी 0 हो गए। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अब इन्होंने स्टैंडर्ड बेसिस की डायमेंशन वो निकाल दिए, इमेजेस निकाल दिए, ठीक है। एम फिक्स किया हुआ है, ए हमारा बार बार चेंज होता रहेगा। ये बुक में से ही करवानी हूँ, देख लो। ये अभी तक मेरे पास एक तरह से लगा लो, टी ऑफ E1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, टी ऑफ E2 की वैल्यू आ गई है, टी ऑफ E3 की, ऐसे टी ऑफ E4 की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहला काम मेरे पास क्या होता है, रेंज स्पेस नल स्पेस के लिए सबसे पहले मैं काम करती हूँ। नल स्पेस में मैं क्या लेती हूँ, पहले आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लेती हूँ मैं नल स्पेस से। अब मैट्रिसेस का सेट है तो मुझे एलिमेंट मेरा कैसा दिखाई देगा मैट्रिक्स टाइप का। अब इसके अंदर कैसे एलिमेंट जाते हैं, जिनकी इमेज अंडर टी 0 के इक्वल है। 0 यहाँ कैसी है, 0 मैट्रिक्स के जैसी है। टी ऑफ ए किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल, एम इंटू ए, ठीक है। ए जो मैंने मैट्रिक्स ली थी वो ली थी ABCD। एम मैट्रिक्स मेरी क्या थी 1 -1 -2 2, जो गिवन थे फिक्स कर रखी थी ABCD। अपना स्टेप्स फिक्स कर लोगे ना पेपर में भी, वो इजी रहेगा कि पहले मुझे नल स्पेस के लिए पहले चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरल फॉर्म में दी है कि नहीं, फिर नल स्पेस पे आना है, फिर रेंज स्पेस पे 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर दो इसको, A - C B - D -2A + 2C -2B + 2D इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। इक्वेट करोगे इनको, किसके इक्वल आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू C, B इज इक्वल्स टू D। मतलब कितने फ्री वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 2 फ्री वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। अब डायमेंशन तो मेरे पास कितनी आ गई नल स्पेस की 2 आ गई है। अब वो दिखाई कैसे देगा,
ए सी के इक्वल है तो मतलब ए, बी डी के इक्वल है तो बी। जनरल फॉर्म जो रहेगी हर एक एलिमेंट की ऐसी रहेगी इसमें, ठीक है। ये आ गया मेरे पास बेसिस जनरल टाइप का। आप इसको पर्टिकुलर कोई वैल्यू देना चाहो तो वैल्यू दे सकते हो। जैसे जैसे आप वैल्यू देते जाओगे वो एलिमेंट आपके चेंज होते जाएंगे, 1 1 0 0 या 0 0 1 1, हर एक एलिमेंट इस फॉर्म में दिखाई देगा। जनरल फॉर्म मैंने ये बता दी है, ठीक है। अब नल स्पेस की तो आ गई मेरे पास डायमेंशन। अब मुझे क्या करना है, रेंज स्पेस पे काम करना है। अब एक चीज़ देखो, मैंने टी ऑफ E1 निकाला, टी ऑफ E2 निकाला, टी ऑफ E3, टी ऑफ E4, ये सारे क्या हैं, रेंज स्पेस की तो एलिमेंट है। अब रेंज स्पेस इनसे जनरेट हो जाएगा, मुझे पता है। मेरा मेन काम क्या है, इनमें से Li उठाना है कि Li कितने होंगे। तो इन्हीं वेक्टर्स को मैंने क्या किया, इसकी फॉर्म में लिख दिया, रो की फॉर्म में। फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया, जैसे यहाँ 0 1 0 -2 है तो 0 1 0 -2, फिर -1 0 2 0 है, -1 0 2 0। रो एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, जितने नॉन जीरो वेक्टर्स आएंगे उतनी इसकी डायमेंशन हो जाएगी रेंज स्पेस की, और जो ये वेक्टर्स होंगे वो बेसिस बन जाएंगे। अब जैसे हमने इसको लिखा था ना मैट्रिक्स से उठा के, वापस मैट्रिक्स की फॉर्म में वहीं ले जाओ, 1 0 -2 0। दूसरा क्या हो जाएगा, 0 1 0 -2, ठीक है। रेंज स्पेस की डायमेंशन 2 आ गई है, नल स्पेस की डायमेंशन भी 2 आ गई है। देखो नल स्पेस के इन्होंने एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब सिल्वेस्टर लॉ कैसे, अच्छा सिल्वेस्टर लॉ चेक करना चाहो कर लो। नल स्पेस की 2 प्लस रेंज स्पेस की 2, डोमेन की कितनी है 4 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। इतना ही करना था हमने सेकेंड यूनिट में। इसके स्टूडेंट एक्सरसाइज में ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, नए नए टाइप के हैं, थोड़े अलग टाइप के दिखाई देंगे। उनको ट्राई करके ज़रूर देखना, आपने अपने हाथ से करके देखना है कि आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो ये आपकी हो गया सेकेंड यूनिट ख़त्म, जितना हमने करना था। इसके बाद 2-4 दिन में कोई वीडियो नहीं डालूँगी। अपना जितना सिलेबस हुआ उसको एक बार अच्छे से कर लो, कोई वीडियो देखनी रह गया वो वीडियो देख लो। हमारे 3 चैप्टर थे सेकेंड यूनिट में, 4th 5th 8th, जिसमें से हमने 4th कर लिया, 5th कर लिया। अब थर्ड यूनिट में हमारे पास है 6th 7th एंड 9th। 6 7 तो मैं करवाऊँगी 9th देख लूँगी, आधा करवा लूँगी या जैसे भी होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर आपको मैथ्स को कंटिन्यू करना है तो 9th वाला चैप्टर उसके लिए अच्छा चैप्टर है, ठीक है। देख लेंगे किस हिसाब से करना है हमने। तो आपकी एक तरह से आधी बुक कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। कोई क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।